हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 17th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे देखेंगे जर्मनी, इटली नेशन कैसे बने, साथ ही ब्रिटेन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे जर्मनी के बारे में। सो बेसिकली टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। सो ये टॉपिक आज हम डील करेंगे, यानी हम जानेंगे कि कैसे जर्मनी के लोगों ने जर्मनी को बनाया, जर्मनी के लोग वहाँ के आर्किटेक्ट बने और उसको एक नेशन कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जर्मनी में नेशन बिल्डिंग कैसे हुई। फ्रेंड्स, 1848 के बाद, यानी जो रेवोल्यूशंस हुए 1830 से 1848 के बीच जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद यूरोप में नेशनलिज्म अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से अलग होने लगा। जी हाँ, नेशनलिज्म जो था उसको अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से अलग रखा जाने लगा। स्टेट पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन यानी कंट्रोल अचीव करने के लिए कॉन्जर्वेटिव्स ने नेशन सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज किया, यानी इन सेंटिमेंट्स का यूज किया गया। क्योंकि आपको तो पहले पता है कि लिबरल्स जो थे पहले सिर्फ वो लोग बात कर रहे थे किसकी, नेशन सेंटिमेंट्स की, नेशनलिज्म की। बट देखिए अब यहाँ पे बात थोड़ी बदल गई है। अब कौन बात कर रहा है नेशन सेंटिमेंट्स की? कॉन्जर्वेटिव्स। स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पावर, और पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन यानी कंट्रोल अचीव करने के लिए कॉन्जर्वेटिव्स अब नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, बेसिकली हमने अभी तक देखा कि लिबरल्स ही थे जिन्होंने नेशन सेंटिमेंट्स की बात की, है ना। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे कॉन्जर्वेटिव्स नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी थी, डोमिनेंस बढ़ानी थी। यूरोप में उन्हें अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करके रखना था। तो उन्हें पता था इसके लिए एक मास्टर कार्ड है जो कि है नेशन सेंटिमेंट्स, यानी नेशनलिज्म को बढ़ावा देके ही वो अपना दबदबा बना के रख सकते हैं, वो अपनी डोमिनेंस बना के रख सकते हैं। इसलिए कॉन्जर्वेटिव्स अब नेशन सेंटिमेंट्स को, इस आइडिया को मोबिलाइज करने लगे, इधर उधर पूरी जगह स्प्रेड करने लगे। और फ्रेंड्स, ये साफ देखा जा सकता है किस प्रोसेस में? जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस में, यानी कैसे जर्मनी और इटली नेशन स्टेट्स बनकर उभर कर आए, उसमें आप देखोगे कॉन्जर्वेटिव्स का रोल। तो पहले बात करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनने के प्रोसेस में देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स मिडिल क्लास जर्मन्स में वाइड स्प्रेड थी और उन्होंने 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशन के अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके एक इलेक्टेड पार्लियामेंट की हेल्प से नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। याद है ना, पढ़ा था हमने। फ्रेंड्स, लेकिन नेशन बिल्डिंग बनाने के लिए ये इनिशिएटिव जो किसने लिया था? लिबरल्स ने, मिडिल क्लास ने लिया था ना। तो ये जो नेशन बिल्डिंग बनाने का स्टेप था, एफर्ट था, ये लिया था लिबरल्स ने। और उसे किन्होंने रिप्रेस किया था बताइए? मोनार्की और मिलिट्री ने। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का स्टेप लिया था लिबरल्स ने, उसे रिप्रेस कर दिया था, दबा दिया था मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर। और क्या आपको पता है कि प्रशिया के, यानी नाउ जर्मनी जो है, तो
तब प्रशियन एम्पायर जो था, वहां के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, यानी जो बड़े जमींदार थे जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने भी मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट किया। यानी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लिबरल्स बहुत अकेले पड़ गए थे जो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे, और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स भी, यानी बिग लार्ज लैंड ओनर्स। यानी जो पहला स्टेप था जो लिबरल्स ने लिया था जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, जो लिबरल रेवोल्यूशन किया था लिबरल्स ने, वो फेल हो चुका था। तो अब देखते हैं कि अब जब सारे रेवोल्यूशंस फेल हो गए तो प्रशियन एम्पायर इंडिपेंडेंट कैसे बना। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया कि ग्रेजुअली जो कॉन्जर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा देने लगे थे, तो अब उन्हीं का रोल आता है। तो देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद से प्रशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट की लीडरशिप संभाली। कैसे? बेसिकली फ्रेंड्स, तब जो राजा थे, वहां के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, बेसिकली वहां पर किंग्स को कैसर कहा जाता है। सो कैसर विलियम वन वहां के किंग थे। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को ये काम सौंपा कि भाई अब जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना है। तो सारे जो जर्मनी के लोग थे, प्रशिया के लोग थे, वो जर्मनी को एक कंट्री बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए, एक स्टेट बनाने के लिए जुट गए। और तब किंग कौन थे वहां के? विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो काम था नेशन स्टेट बनाने का, ये किसको सौंपा? अपने चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था? याद रखिएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या नाम था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। किंग का क्या नाम था? कैसर विलियम फर्स्ट। और उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो फ्रेंड्स, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया कि भाई हम ये चीजें करेंगे, ये स्टेप्स उठाएंगे ताकि हम प्रशिया को इंडिपेंडेंस दिला सकें, उसको एक नेशन स्टेट बना सकें। फ्रेंड्स, उन्होंने इस प्रोसेस के लिए, यानी किसने? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, उन्होंने इस प्रोसेस के लिए प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की भी हेल्प ली। तो फ्रेंड्स, प्रशिया इंडिपेंडेंट तो था नहीं, वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसके कई पार्ट्स अलग अलग नेशंस के पास थे, ऑस्ट्रिया के पास, डेनमार्क के पास, फ्रांस के पास। तो इनको वापस लेना था, क्योंकि प्रशिया को यूनाइट करना था, जोड़ना था। जो टुकड़ों में बटा हुआ था प्रशिया, उसको एकजुट करना था। तो अब क्या हुआ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 साल में प्रशिया के 3 वॉर्स हुए, जिनमें प्रशिया ने विक्ट्री हासिल की और इससे यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यानी प्रशिया जो कई टुकड़ों में बटा था, उसको वापस हासिल करने के लिए कई वॉर्स हुए, 3 वॉर्स हुए, 3 लड़ाइयां हुई बड़ी बड़ी। पूरे 7 इयर्स लगे इन 3 वॉर्स में। और लड़ाई किसके साथ हुई? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और इन वॉर्स में प्रशिया ने, जी हाँ, प्रशिया ने विक्ट्री हासिल की और इससे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, जनवरी 1871 में वर्सेलिस में एक सेरेमनी में प्रशियन किंग, कौन है प्रशियन किंग? कैसर विलियम फर्स्ट, इनको जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर किया गया। आइए इस सेरेमनी के बारे में और जानते हैं। फ्रेंड्स, 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स, जिनमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी इंक्लूडेड थे, वो सभी पैलेस ऑफ वर्सेलिस के हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर हुए।
यानी 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट के तमाम किंग्स, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और सारे प्रशियन मंत्री जो थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये सारे पैलेस ऑफ वर्सेलिस के हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर हुए। फ्रेंड्स, इस असेंबली ने प्रशिया के कैसर विलियम फर्स्ट को नए जर्मन एम्पायर का हेड डिक्लेयर किया और इसी के साथ जर्मनी इंडिपेंडेंट हो गया, नेशन बन गया, एक अलग आइडेंटिटी मिल गई प्रशिया को यानी जर्मनी को। तो फ्रेंड्स, जर्मनी का जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था वो प्रशियन स्टेट की पावर के डोमिनेंस को दिखाता था, क्योंकि जैसा कि आपने देखा जर्मनी की यूनिफिकेशन में प्रशिया का ही मेन रोल था। जो सारे मिनिस्टर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आर्मी थी, सभी ने मिलकर स्टेट पावर की डोमिनेंस को दिखाया, तभी तो जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, इस न्यू स्टेट में जर्मनी का जो न्यू स्टेट बना, न्यू नेशन फॉर्म हुआ, यहाँ पर करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स, प्रशिया ने जो मेजर्स लिए और प्रैक्टिसेस की वो बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बना। तो जो नया नेशन स्टेट बन के उभर के आया जर्मनी का, वहां पर किस चीज को एम्फेसिस दिया गया बताइए? करेंसी को, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, इन सबको क्या करने की बात की गई? मॉडर्नाइज करने की, अपग्रेड करने की, बेहतर करने की। और ये सारे प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, all these measures and practices became a model for the rest of Germany. तो समझ आया आपको? बहुत सिंपल है। जर्मनी का यूनिफिकेशन कई बार आता है एग्जाम में, तो जो भी हमने डिस्कस किया है याद रखिएगा।